Very good evening to all of you. Good evening, Abir, Manu, Swati. So, yesterday we have discussed about India and its territories, and I think Lakshadweep is the remaining partner. Lakshadweep hasn't been completed yesterday. So, first of all, we will see Lakshadweep. Afterwards, we will move towards the physiography of India. Is it visible properly? Today I have given you two sheets. One is for the Indian geography, but we have discussed yesterday. Basis on that basis, I have shared a sheet on Indian geography, right? So very good evening, Sangeet and Kanika. So आपको sheet मिल गई है Indian geography और oceanography पे. दो sheet I have shared, two sheets. So tomorrow we will discuss about the oceanography एंड इंडियन ज्योग्राफी का जो भी शीट आपको मिली है वो क्वेश्चन कर लीजिएगा. कल आपको फिजियोग्राफी की शीट मिल जाएगी, तो दोनों क्वेश्चन का एक साथ डिस्कशन हम थर्सडे को करेंगे, राइट? तो अभी जो दो शीट मिली है आपको इंडियन ज्योग्राफी वाली, वो थर्सडे को करेंगे और ओशियोग्राफी वाली कल करेंगे, राइट? क्वेश्चन कर लीजिएगा दोनों के. कल तक कितना पढ़ा, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैप साथ में रखिए. सो हमने अंडमान देख लिया था. कौन सा चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है? मैम 10 डिग्री चैनल. हाँ, 10 डिग्री चैनल. प्लीज आस्क. मैम सी वो जो फर्स्ट जो मैप था ना, फर्स्ट वाला एकदम स्टार्टिंग का. एक मिनट बेटा, एकदम स्टार्टिंग का वो थर्ड पेज नंबर पे वर्ल्ड मैप. जो मैम आपने लाइन समझाया था ना, आई मीन दैट वाज longitudinal and latitudinal, that yeah that yes one. Yes मैम. मैम इसका मतलब एक्चुअली है क्या? दैट वाज एक्चुअली देखो, वर्ल्ड जो इंडिया है एक्चुअली वो मैप है ना. इंडिया बोलिए, अर्थ इज नॉट अ मैप. अर्थ तो एक गोल स्फेरिकल बॉल है, वो ग्लोब के जैसा है. तो आपको मैंने इनिशियल क्लास में ही बताया था कि अर्थ क्या है, वो ग्लोब के जैसा है. तो ग्लोब कैसा रहा होगा? समथिंग लाइक दैट. अब जो इस तरीके का ग्लोब है, इसमें जो अर्थ के सेंटर पे जो पॉइंट जाता है, ये होता है आपका इक्वेटर, ठीक है? इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर को हमने कह दिया कि ये 0 डिग्री है. 0 डिग्री इक्वेटर डिग्री से देखा गया ना, और 90 डिग्री पोल है. तो पोल से पोल वो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और इक्वेटर से जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल, राइट? तो अब जो ये इंडिया है, इंडिया जैसे कि ये वर्ल्ड मैप में, अब जब इसको हमने खोल दिया तो ये मैप बन गया. इस तरीके से मैप बन गया. अब जब ये मैप बन गया तो इसमें कहीं ना कहीं डिग्रीज होंगे. 0 डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, और इधर से 90, 180 तरीके से जो डिग्रीज होंगे, राइट? अब किसी भी देश का ये जो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, वो ये बताता है कि किस डिग्री से किस डिग्री तक वो लैटिट्यूड में, मतलब जो इक्वेटर के टुवर्ड्स पैरेलल लाइन जा रही है, वो कहां से कहां तक है. और लॉन्गिट्यूडनल ये बताता है कि किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड तक उसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है. बस, और इससे कुछ भी नहीं इसका मतलब. आई बात समझ में? यस मैम. ओके ओके मैम नेक्स्ट पेज में जो मैप है, मैम नेक्स्ट पेज का जो मैप है, दैट इज दैट फ्रॉम पाकिस्तान? हाँ, ये जो मैप है पाकिस्तान. हाँ, क्या बेटा? पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे ऊपर में कश्मीर जो पीओके सब अलग से पाकिस्तान के अंदर ऑक्यूपाइड है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको अफगानिस्तान दिखाना था मुझे. तो अफगानिस्तान कैसे दिखाएंगे जब पाकिस्तान और पीओके दिखा के आपको अफगानिस्तान शो कर पा रहे थे कि अफगानिस्तान. देखो यहाँ पे पीओके है एक्चुअली. जो अफगानिस्तान से इंडिया बोलता है कि ये हमारा जो पार्ट है वो हमारे में आता है, वो वाला पाकिस्तान बोलता है ये हमारे में आता है. तो अफगानिस्तान एक्चुअली जो हमें टच करता है वो पीओके के पास टच करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास. तो कोई मैप ऐसा मिल नहीं रहा था जहाँ पे वो टच करता दिखाया जाता, इसीलिए ये वाला मैप मिल जाता है. ऐसे मैम नॉर्मल जो मैप आता है उसमें मैम अलग से नैरो लाइन है जिसमें कि अफगानिस्तान कनेक्ट हो रहा है पाकिस्तान को छोड़ के. तो अगर मिल रहा है तो आई विल रिप्लेस इट. ऑल तो आपको समझ में तो आ रहा है ना कि अफगानिस्तान कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने बहुत देख के लिया था इसको कि समझ में आ जाए ये चीज. और कुछ? नो मैम. बस आज इतने कम लोग क्यों?
इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिए। अब लक्षद्वीप देखना है, लक्षद्वीप का मैप ये है। तो ये जो केरल के मतलब कि अरेबियन सी में जो हमारा जो आइलैंड वाला ग्रुप है वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई एक आइलैंड नहीं, जो कि कलेक्टिवली बहुत सारे आइलैंड है, इनको हम एक साथ कलेक्टिवली कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार 2 पार्ट में डिवाइड है ना, वैसे लक्षद्वीप भी बहुत डॉटेड आइलैंड है जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। अब इसमें आता क्या है कि कौन सा चैनल जो है आपका कैनोर आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से वो करता है, डिवाइड करता है। तो 9 डिग्री चैनल कैनोर आइलैंड को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है, कावारत्ती है। उसके बाद इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो अमीनी द्वीप आइलैंड है, अमीन द्वीप आइलैंड, वो 9 डिग्री चैनल के नॉर्थ में है या 9 डिग्री चैनल के साउथ में है। देखिए आपके अपने मैप में अमीन द्वीप आइलैंड कहाँ पे है, अमीन द्वीप आइलैंड देखिए नॉर्थ में है या साउथ में है, नॉर्थ में ये है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप हमेशा याद रखें। फिर कावारत्ती आइलैंड, कावारत्ती आइलैंड 9 डिग्री चैनल के नॉर्थ में है साउथ में, नॉर्थ में। मैम वो जो आइलैंड है क्या, मैम क्या स्पेशली कुछ स्पेशल है क्या मैम वो जो क्या स्पेशल नहीं है, स्पेशल ये है कि यहाँ से जो है आपका वो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सबसे पास में यही वाला आइलैंड है, अमीन द्वीप आइलैंड, इसीलिए इसके बारे में पूछते हैं। और कावारत्ती क्योंकि कैपिटल है इसलिए कावारत्ती के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिनिकॉय आइलैंड मेडागास्कर के पास है, तो इसलिए मिनिकॉय और कैनोर के बीच में पूछते हैं कि कौन सा चैनल इन दोनों को सेग्रीगेट करता है, तो आपका 9 डिग्री चैनल इन दोनों को डिवाइड करता है। बाकी तो और कुछ भी नहीं है। ये पूछ सकते हैं कि लक्षद्वीप आपकी कौन से सी में है, तो अरेबियन में है, या बे ऑफ बंगाल में, तो अरेबियन सी में है, राइट। इस तरह का कुछ क्वेश्चन से लक्षद्वीप से नहीं बनेंगे। तो इंडिया एंड और इट्स एक आइलैंड टेरिटरीज है में हमने लक्षद्वीप में लगभग हाँ मैम, आस्क और एक आइलैंड है लक्षद्वीप में जो कि एंड्रोट आइलैंड, जो कि लार्जेस्ट है इंडिया में। ये है ना एंड्रोट आइलैंड की लोकेशन भी यही को कहीं दिख रही है। हाँ हाँ ये है, हाँ हाँ वही है जी मैम, लार्जेस्ट है इंडिया में। अच्छा उसको भी आपको कर लीजिए अंडरलाइन। तो ये जो था वो था बेसिकली आपका इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब कि हमने ये समझ लिया। इसमें एक आपको होमवर्क कर लेना है कि आप इसमें क्या करेंगे, जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप खोलिए और इंडिया के पॉलिटिकल मैप में कुछ चीजों को आप देख लीजिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट की बाउंड्रीज को टच करता है, विच स्टेट टचेस मैक्सिमम बाउंड्रीज ऑफ अदर स्टेट। ठीक है, जैसे कि आप शुरुआत करेगा जम्मू कश्मीर से, फिर देखिए अभी सबको होमवर्क तो कर लेने दीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर किसको किसको टच कर रहा है, और मान लो कि इसमें सबसे मैक्सिमम स्टेट बल्कि यूपी भी है, तो यूपी किसको किसको टच करता है, ठीक है, किन किन स्टेट्स को टच कर रहा है, ठीक है, वो देख लीजिए। कौन सा स्टेट है जो मिनिमम स्टेट्स को टच कर रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद किस स्टेट की मैक्सिमम जो है बाउंड्री इंटरनेशनल मतलब जो इंटरनेशनल मतलब अदर किसी कंट्री से लगती है, जैसे यूपी की आपकी नेपाल से लगती है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी मैक्सिमम जो बाउंड्री है वो अदर नेशन को टच करे, और वो जो नेशन है वो कौन कौन से है, ठीक है। ये तीनों चीजें आप नोट करके रखिएगा। तो tomorrow I will ask first these 3 questions and then we will move towards grades। ठीक है, तो अभी एक ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए कि ये नोट कर लीजिएगा मैप से देख के कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो मैक्सिमम स्टेट की बाउंड्री को टच कर रहा है, कौन सा स्टेट ऐसा है जो मिनिमम स्टेट की बाउंड्री को टच कर रहा है, और कौन सा स्टेट ऐसा है जो मैक्सिमम इंटरनेशनल टेरिटरीज को टच कर रही है, ठीक है। और मतलब कौन कौन से वो नेशन को टच कर रहे हैं, मान लीजिए कि उत्तराखंड आपने देखा, तो उत्तराखंड देखिए किसको किसको टच कर रहा है, नेपाल को टच कर रहा है, चाइना को टच कर रहा है, पाकिस्तान को टच कर रहा है, ये चीज आप चेक कर लीजिएगा, राइट। इतना चीज आप नोट करके रखिएगा। टुमारो फर्स्ट आई विल आस्क देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। और कोई दिक्कत है इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री वाले चैप्टर में? कौन कौन से स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, कौन बताएगा? ज्योत्सना आज आपकी फर्स्ट क्लास है ज्योत्सना? मैम मीरा जेसीबी एट जीएमटी, मीरा जेसीबी है जीएमटी। उड़ीसा से टच करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उड़ीसा से पास करेगी? नो नो। और एक चीज और बताइए कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन से स्टेट से होके जाती है?
82.5 prime meridian कौन कौन से स्टेट से 5 जाएगी? states, ma'am. five states. नेम Five नेम states. दैम। UP, MP, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आंध्र और प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश। तो हम शुरू कर देते हैं आपका फिजिकल ज्योग्राफी। अभी तक जो हमने देखा वो था आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब हमने जब आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी, मेरी फर्स्ट क्लास, तो उसमें हमने क्या होता था कि दो चीजें होती है, जैसे दो तरीके के मैप है ना, जैसे दो मैप का भी जो डिवीजन हुआ बेसिकली कैसे हुआ है, फिजिकल और पॉलिटिकल। तो फिजिकल का क्या मतलब है कि जैसा नेचर ने बनाया था वैसे, और पॉलिटिकल क्या है कि जब किसी चीज में ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो जाता है तो ह्यूमन क्या करता है, उस चीज को बाउंड्रीज में बांट देता है। ठीक, तो अभी तक जो हमने समझा कि कैपिटल, स्टेट, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वहां पे कहीं ना कहीं ह्यूमन की इंटरफेरेंस है, ह्यूमन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो जब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट था तो उसने स्टेट बना दिया, कैपिटल बना दिए, ठीक है। लेकिन नेचर ने हमें कैसा बनाया था, वो था एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल मतलब नेचर की जो चीज है, जैसे कि फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, प्लेट्स क्या है, आपके माउंटेन्स क्या है, रिवर्स क्या है, लेक्स क्या है, ये तो किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये तो जैसा नेचर ने बनाया था वैसी ही चीजों की बात इसमें करी जा रही है। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बेसिकली बात करता है इंडिया की का जो टोपोग्राफी है उसके आधार पे, उसके बेसिस पे बात करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी अगर हम इंडिया को समझे तो इंडिया कैसा है। तो इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको नेपाल का भी चीजें देखने को मिले, कहीं ना कहीं आपको चाइना से भी लिंक करना पड़ेगा, पाकिस्तान से भी लिंक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टोपोग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वो वहां पे बॉर्डर्स की बात नहीं होती है। अब जैसे हिमालय है, हिमालय ऐसा तो नहीं है कहेगा कि इंडिया में मैं हूँ और अगर पाकिस्तान आ गया तो मैं नहीं बढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। या गंगा रिवर फ्लो कर रही है, जैसे बांग्लादेश आएगी वो डूब जाएगी, बोलेगी कि नहीं बांग्लादेश नहीं क्या ना, वो दूसरों का देश है। तो इसमें जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है उनका भी हमें रिलेवेंस लेना होगा, राइट। तो बेसिकली जो भी हम बात कर जा रहे हैं वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की, नेचर ने जैसा बना के हमें दिया था वैसे उस अगर उस बेसिस पे इंडिया को डिवाइड करें तो बेसिकली जो इंडिया का डिवीजन है वो 6 पार्ट्स में होता है। इन 6 पार्ट्स में इंडिया का डिवीजन करते हैं। जो पहला पार्ट है वो आपका बात करता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। हमने आपको बताया था कि इंडिया के मैप में जो ये वाला पार्ट है, जो इंडिया का क्राउन है बेसिकली ये वाला, अब वो जैसा बन रहा है थोड़ा सा मान लीजिएगा कि ये इंडिया ही है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो है हिमालय का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हिमालय का एक्सपेंशन सिर्फ कश्मीर में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो भी कहीं ना कहीं हिमालय का एक्सपेंशन है। और यही जो हिमालय है वो नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ म्यांमार से होते होते अंडमान एंड निकोबार तक जाता है। तो यहाँ तक तो हम इसको हिमालय कंसीडर करते हैं। कौन सा हिमालय, इधर ईस्ट है या वेस्ट है, इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है या वेस्ट है, ईस्टर्न, मैम। ईस्ट। तो ईस्ट तभी तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब जो ईस्टर्न यहाँ तक आया इसको कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। और जब ये म्यांमार से होते हुए अंडमान तक चला जाता है इसको हम कहते हैं क्या, अराकान योमा। क्या कहते हैं, अराकान योमा। ये अराकान योमा यानी कि जो अंडमान एंड निकोबार है वो वोल्केनिक आइलैंड नहीं है, वो हिमालय का ही क्या है, एक्सपेंशन। तो पहली बात क्या है कि जो उसका जो बेसिकली डिवीजन है फिजिकल ज्योग्राफी का वो किन बेसिस पे है। तो पहले वो बात करता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की, उसके बाद बात करता है वो नदर्न प्लेन की। तो समझेंगे नदर्न प्लेन मतलब जो इंडिया, अगर ये इंडिया का मैप है तो नॉर्थ साइड में इसको प्लेन क्यों कहा गया, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज प्लेन, किस चीज से मिलकर बना ये प्लेन। फिर है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी ये वाला प्लेटू जो ट्रायंगुलर शेप है इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। फिर इन्होंने बात की इंडियन डेजर्ट की, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब में जो थोड़ा सा रीजन है वो है इंडिया का डेजर्ट। फिर है कोस्टल प्लेन, अंडमान निकोबार कोस्टल प्लेन्स। फिर है सॉरी अंडमान कोस्टल प्लेन मतलब इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, जो गोवा, आपका महाराष्ट्र, ये जो कोस्टल से लगे हुए सी से लगी हुई बाउंड्री हो गई आपकी कोस्टल प्लेन। फिर उन्होंने बात की आइलैंड्स की, यानी अंडमान वाला इधर और निकोबार वाला। तो बेसिकली जो इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका डिवीजन किन किन चीजों पे होता है। तो पहले बात करते हैं किसके, पहले बात की गई हिमालय की, हिमालय के बाद बात की गई किसकी, नदर्न प्लेन की। तो हिमालय के जस्ट नीचे प्लेन कैसे बना, तो उसकी बात की गई थी पेनिनसुलर प्लेटू, जिसको हम डेक्कन का प्लेटू भी कहते हैं, डेक्कन का प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू। फिर बात की गई आपकी इंडियन डेजर्ट्स की, कोस्टल प्लेन्स की और फिर आइलैंड की। इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करने जा रहे हैं, अपने फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप क्लास में आपको बताने जा रहे हैं। हो सकता है उसका जो मेंशन है वो आपके शीट में नहीं हो, वो बेसिकली इसीलिए कि बस उनका बहुत ज्यादा नीड आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन समझने के लिए हम समझ ले, नहीं तो फिर आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है।
तो बेसिकली क्या है कि हमने जो इनिशियल क्लासेस में बात की थी वो बात की थी आपके प्लेट टेक्टोनिक्स की। आपको याद है प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स में जब एक होता है कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट, समझा था ना कि कन्वर्जेंट मतलब दो प्लेट्स आपस में टकराती है, तो जो भारी वाली है बड़ी वाली वो सबडक्ट होगी, नीचे जाएगी, उसके ऊपर दूसरी प्लेट राइज करेगी, जिससे क्या हो जाएगा फोल्डेड माउंटेन्स बनेगी। ये सारी चीजें आपको याद है प्लेट टेक्टोनिक्स बताया था, याद है या नहीं याद है? अनमोल, अबीर, याद है ना? तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया के बारे में। तो बेसिकली क्या था कि जब हमने वर्ल्ड मैप आपको दिखा था तो पता था ना, वर्ल्ड मैप कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो वर्ल्ड के जितने भी अभी कॉन्टिनेंट्स है वो पहले कभी एक रहे होंगे, बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वो आपस में क्या हो गए, दूर 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 चले गए। अगर आप इसको जोड़ के देखिए तो बिल्कुल कोलाज बनता है। उसी फ्रेज में अगर आप इंडिया को देखिए तो इंडिया क्या था कि पहले कहा जाता है कि इंडिया में मेडागास्कर और इंडिया जो है सब आपस में पार्ट रहे थे। तो इंडिया में तीन जो है सेग्रीगेशन करके देखे गए। यहाँ पे बताया जाता है कि तीन प्लेटें थी, अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम। अरावली, अभी बस सुन लीजिए, कहानी की तरह लिखने की जरूरत नहीं है, भले से इसमें नहीं लिखा, बस समझने के लिए आप सुन लीजिए ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाए। कौन कौन सी प्लेट थी? अरावली, सिंहभूमि और धारवाड़। तो बहुत जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो ये तीनों आपस में ये जो प्लेटें हैं वो टकराती हैं, और जब ये प्लेटें टकराती है तो जो इंडियन प्लेट है ये पहले कहाँ थी, मेडागास्कर से लगी हुई थी, तो धीरे धीरे क्या होती है ये इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू करती है। तो ये तीनों प्लेटें आपस में टकराती है। इसी से आपका सबसे पहला जो माउंटेन बनता है वो है आपका अरावली माउंटेन। अपना जो फिजिकल मैप है, फिजिकल वाला मैप है, उसमें खोल के देखिए तो आपको इस जगह पे अरावली माउंटेन लिखा हुआ मिलेगा, उसको मार्क कर लीजिए। ये सबसे पहला इंडिया में बनने वाला माउंटेन कौन सा था? अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन इतना पुराना है, जो आपका हिमालयन है एक्चुअली तो वो नया है। अरावली क्या है, वो अपना पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म। तो ये जो तीनों प्लेटें बनती है, तीनों प्लेटों में बनने से सबसे पहला जो माउंटेन बना वो था आपका अरावली माउंटेन। अब जब ये अरावली माउंटेन बन जाता है, लेटर फेजेस में क्या होता है कि फिर से जो आपकी इंडियन प्लेट है, वो इंडियन प्लेट क्या होती है, वो यहाँ पे इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, और ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के बाद वो क्या करती है, यूरोपियन प्लेट से जो है टकरा जाती है। और जैसे यूरोपियन प्लेट से ऊपर, यूरोपियन नीचे जो है एशिया, तो यूरोपियन प्लेट से जैसे ही एशिया की प्लेट की टक्कर होती है तो दो हिंजेस बनते हैं, दो हिंजेस बनते हैं। हिंजेस मतलब इंडिया का मैप देखिए तो समझ में आएगा। दो हिंजेस बनते हैं। हिंजेस मतलब जहां से जो आपका जो प्लेटें हैं वो सबडक्ट या अलग हो रही है। तो सबडक्ट होती है एक यहाँ पे इस पॉइंट में और एक यहाँ पे, ठीक है, दो जगह पे वो सबडक्ट हुई है, मुड़ी है। तो जो यहाँ पे वाला है मतलब पूरी तरीके से जब यूरोपियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराती है तो सबसे पहले क्या होता है कि फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। फोल्डेड मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो लेयर्स है वो बनती चली जाती है। और वो जो फोल्डेड माउंटेन है, वो फोल्डेड माउंटेन कुछ और नहीं, वो है आपका हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पे बन गया आपका हिमालय। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो यूरोपियन प्लेट से जब जाके टकरा रही है, और जब टकराई तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो है मतलब इस एरिया से जो इंडिया है वो थोड़ा सा दबा, और इस एरिया से जो है इंडिया का थोड़ा सा जो टोपोग्राफी है वो उठ गई। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की जो आप हिमालय साइड देखोगे तो जो वेस्टर्न वाला हिमालय है वो थोड़ा सा ऊपर और ईस्टर्न वाला हिमालय थोड़ा सा झुका हुआ है। जहां से हिमालय बेंड हो गया, इसको इस बेंड को हम कहते हैं सिंटेक्शियल बेंड। सिंटेक्शियल बेंड से हिमालय क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। टर्न होने के बाद हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ से टर्न होते होते नीचे तक आता है, तो इस पार्ट को हमारा कहते हैं। और ये भी जो है आपके ईस्टर्न हिमालय का पार्ट हो गया। गारो खासी जयंतिया मेघालय चेरापूंजी ये सब कहीं ना कहीं ईस्टर्न हिमालय बन रहा है। तो जहां से ये टर्न होता है इसको हम कहते हैं नामचा बरवा। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं नंगा पर्वत। अगर आपके पास मैप है, एक एम्प्टी मैप है, तो आप उसमें ये दोनों चीजें मार्क कर लीजिए कि यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं नंगा पर्वत, और जहां से ये सिंटेक्शियल बैंड बना है इसको कहते हैं नामचा बरवा। आई बात समझ में थी? तो बेसिकली हिमालय का सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिमालय का जो माउंटेन। बेसिकली माउंटेन कैसे बना कि जब इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकराती है, यूरोपियन प्लेट से टकराने के बाद फोल्डेड माउंटेन बनता है। वो फोल्डेड माउंटेन आपका हिमालय था। हिमालय जब टकराता है तो दो जगह से, एक जगह से वो झुकता है, एक जगह से वो उठ जाता है। जहां से उठा है वो है आपका नंगा पर्वत, जहां से वो सिंटेक्शियल बेंड से मुड़ गया है वो है आपका नमचा बरवा। अब क्योंकि ये यहाँ से मुड़ गया था, इसीलिए जो हिमालय है वो धीरे 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 साउथ की तरफ भी एक्सपेंड होता चला गया और अंडमान निकोबार तक
पहुंचता है, और इस अंडमान निकोबार को ही हम अराकान ल्यूमा कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आया? इतना आया समझ में? अब क्या हुआ कि अब अपने मतलब कि हम अच्छे से पढ़ पाए, इसके लिए ही हम हिमालय को सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं। सेग्रीगेट मतलब कि कैसे अब हम इसको पढ़ें। तो पहला जो हिमालय है जिसको कहते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयास, दूसरा है आपका मिडिल या लेसर हिमालयास, और थर्ड को हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय या ट्रांस हिमालय, मतलब कि अगर ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ये जो इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप तक जो हिमालय है उसको तो हमने कह दिया मतलब उसको कहते हैं ग्रेट हिमालय। और जो ग्रेट हिमालय के बाद यानी नेपाल या चाइना की बाउंड्री में जा रहा है, ये हमारे में नहीं आते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये इंडिया के अंदर नहीं आ रहा है, इंडिया के अंदर नहीं आ रहा है, तो ग्रेट हिमालय को हम क्या कहेंगे? जो इंडिया के बाहर का पार्ट है वो है ट्रांस हिमालय। उसके बाद आ जाता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय में वो पीक, जैसे हमारी हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की? K2 हो गई, है ना। तो जो ग्रेट मतलब जहां पे यूरोपियन प्लेट सबसे पहले टकराई है, उसके बाद लॉफ्टी माउंटेन, लॉफ्टी मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियां बनी हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय में आपकी क्या कहेंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो ये वाले जो पार्ट है वो बेसिकली आपके क्या है? वो है आपके ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद जो अगला है आपका, उसको हम कहते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में जो बेसिकली आपकी मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, जहां पे अब हिमालय क्या है कि पहले तो इसके लॉफ्टी माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन बन गए, अब वो माउंटेन थोड़ा सा स्लो चले, बिल्कुल थोड़ा सा स्लो चलते हैं। तो दो सबसे पहले क्या है? इंडियन जो हिमालय हमने पढ़ा, इंडिया की बाउंड्री के बाद जो हिमालय है उनको हमने क्या किया? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को हमें समझना ही नहीं है। फिर आ गया आपकी ग्रेट हिमालय, जहां पे मैक्सिमम पीक मिलती है हिमालय की, उसको हम कह देते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद क्या आएगा आपका? मिडिल हिमालय, जहां पे जो पीक की जो हाइट है वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई। लास्ट में आ जाता है आपका शिवालिक। ये जो शिवालिक है, इस शिवालिक का के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हिमालय में है बहुत सारे ग्लेशियर। ग्लेशियर के बारे में तो आपको पता है ना कि माउंटेन के जो ऊपर ऊपर की पीक है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है उसको कहते हैं ग्लेशियर्स। अब ये ग्लेशियर्स में रहते, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो बनती है क्या? रिवर्स। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो बनेंगे रिवर्स, और जब ये रिवर्स फ्लो होकर नीचे की तरफ बहती जाती है, तो नीचे बहते समय ये अपने साथ बहुत सारा मटेरियल, जैसे अपने साथ क्या करती है? रॉक को कट करके बहेंगी, तो रिवर से रॉक को कट करके बहेंगी। तो जब रॉक को कट करके बहेंगे तो वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आगे बढ़ती जाएंगी। अब यही जो सेडिमेंट्स है, ये जो सेडिमेंट्स है, जब ये किसी पर्टिकुलर जगह को, मान लीजिए कि सेडिमेंट्स लेके रिवर बह रही है, और यहाँ पे कोई माउंटेन आ गया, या फिर यहाँ पे अभी भी नीचे प्लेट टेक्टोनिक्स तो हो ही रही है। इस प्लेट टेक्टोनिक्स में जब दो प्लेटें आपस में टकराई, तो ये जो रिवर का सेडिमेंट है ये भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसने छोटे छोटे आपके पीक्स बना दिए, उसको हमने कहा शिवालिक हिमालय, जिसमें आता है आपका नंदा देवी पीक, है ना। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटे छोटे पीक्स मिलते हैं, नंदा देवी हो गया आपका, या जो घूमने जाते हैं कौन सा देहरादून वाले जो छोटे छोटे पीक्स होते हैं, वो सारी चीजें आपकी आती हैं शिवालिक। तो सबसे पहले अपने क्या समझे? हिमालय के 3 पार्ट, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक। इतनी बातों में कोई समस्या तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा तेज हो गई स्पीड? ज्यादा हो गया? नहीं समझ में आया? यस मैम, समझ में आया। आउटर हिमालय का रेंज क्या था मैम? ये शिवालिक मतलब कि जहां पे मिडिल हिमालय खत्म हो रहा है, मिडिल हिमालय खत्म होने के बाद जो आपका ये वाला होता है ना, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जो छोटे छोटे जहाँ पे आपका उत्तरांचल, ये वाला जो पूरा एरिया है वो शिवालिक में आता है। जहाँ आप घूमने जाते हैं नैनीताल वगैरह में, कसौल जाते हैं, धर्मशाला जाते हैं, जहाँ पे क्या है जो माउंटेन है उनकी पीक उतनी ज्यादा नहीं है, उसको हम कहते हैं आपका आउटर हिमालय है शिवालिक। और ये बेसिकली क्यों बना है कि जो रिवर अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है ना, अभी भी नीचे प्लेट टेक्टोनिक्स की जो प्रोसेस है वो चल रही है। ये प्लेट टेक्टोनिक जब प्लेटें आपस में टकराती है कि जो ये रिवर की सेडिमेंट्स है ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और छोटे छोटे हिल्स का मतलब हिल्स को की तरह बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं शिवालिक। अभी क्लियर हुआ मैम? ओके मैम, ओके मैम, ग्रेट हिमालय में आपने बोला ना कि K2 पीक, क्या बेटा? इंडियन बाउंड्री कुछ K2 पीक बोल के बोले ना मैम? कंचनजंगा, K2 गुडविन ऑस्टिन। हाँ, तो ये मैम इंडियन बाउंड्री में आता है ना मैम?
इसी को इंडिया में लेके तो हाईएस्ट। डिस्प्यूट है, इसी इंडिया में नहीं नेपाल में आता तो हिमालय की सबसे ऊंची पीक K2 है, लेकिन इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची पीक कंचनजंगा है, जो कि आपका कहाँ पे है, कंचनजंगा कहाँ पे है, कहाँ है? भूटान और नेपाल के बीच में ये साइड। It is somewhere सिक्किम साइड, भूटान। इंडिया में है तो भूटान में क्यों जा रहे हैं? इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची पीक कंचनजंगा है, सिक्किम में है, सिक्किम। यस मैम, सिक्किम में गैंगटॉक साइड थोड़ा सा। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? प्रगति क्लियर नहीं हुआ, ज्यादा देर स्पीड हो नहीं गई, मैम, बताइए। समझा समझा। समझ में आ गया? नहीं आया मैम तो वो तुरंत आप बता दीजिए। स्पीड बोलते हो तो वो इमेजिन करते रहते ना, तो वो ठहरता नहीं है, तो इसलिए बोला। अच्छा, चलो आई विल गो थ्रू दैट। ओके, अभी इतना क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं कि एक तो हिमालय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, कि हाइट के बेसिस पे पहले समझ लिया कि हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। दूसरा क्या है, रीजन के हिसाब से अगर हिमालय को समझे तो रीजन के हिसाब से अगर हिमालय को देखिए तो अभी सबसे पहला आता है आपका कश्मीर का हिमालय। अब इसको वैसे मत समझ लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का काराकोरम सब जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वैसे मत समझिए। हिमालय को जोग्राफर्स जिस हिसाब से डिवाइड किया है उसके बेसिस पर जो आपका पहला हिमालय कहते हैं कश्मीर हिमालय। इस कश्मीर हिमालय में आपके कौन कौन से माउंटेन आएंगे? तो सबसे पहले आता है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलधार और कुमाऊं। इसकी लोकेशन देख लीजिए मैप में, फिजिकल मैप खोलिए। सबसे ऊपर की रेंज है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलधार। ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आता है आपको ऑर्डर बनाने के लिए, ठीक है? कि जब आप नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और फिर धौलधार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, ठीक है? अगर तो ये जेड पहले होता तब भी हम मिनोनिम्स बन जाता काजल की काजल का प्रतियोगिता दर्पण। वैसे आप याद कर सकते हैं कि ये पांचों है, काजल के जेड एडल से हो गया काजल। यहाँ पे आप अपने से का बना लीजिए, का पीटी मतलब होता है प्रतियोगिता दर्पण, जो मैगजीन आती है उसके हिसाब से। बाकी अगर हम आपको सीक्वेंस में जो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, देन पीर पंजाल, फिर लास्ट में धौलधार। ये किसके पार्ट है? आपके कश्मीर हिमालय के पार्ट है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने मैप को मार्क कर लीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल और उसके बाद फिर धौलधार, ठीक है? याद रहेगा। अगला जो हिमालय है उसको ये कहते हैं कि अगला जो हिमालय है वो है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय क्या है? यहाँ पे ये आर कनेक्टेड टू तिब्बत, है ना? देखो बहुत सारी जगह पे हिमालय में क्या है, हिमालय लॉफ्टी माउंटेन है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो इससे क्या होगा, हिमालय को आप कभी क्रॉस कर नहीं पाएंगे। हिमालय का अगर टोपोग्राफी इस तरीके से है कि वो इतनी हार्श होगी कि इनका जो टेरेन इतना हार्श होगा तो शायद एक जगह से दूसरी जगह मूव करना मुश्किल हो जाता। तो माउंटेन में कुछ होते हैं, कुछ जगह होती है उसको हम कहते हैं पासेस, जिसको हिंदी में कहते हैं दर्रे, पासेस। अब इन्हीं पासेस जो है वो पासेस क्या करते हैं, एक जो हिमालय का हिल है दूसरे हिल तक जाने के लिए उन पासेस का यूज किया जाता है। पासेस क्या होते हैं? जिनके टोपोग्राफी ऐसी होती है जिनको आप आराम से क्रॉस कर सकें। तो जो एशियन टाइम में आपका ह्यूएनसांग, सायान जब इंडिया आए थे हिमालय में तो इन्हीं पासेस, इन्हीं दर्रों से होते हुए क्या करते थे, वो इंडिया आया करते थे। तो ये जो कुमाऊं हिमालय है, इस कुमाऊं हिमालय क्या करता है, तिब्बत को जोड़ता है आपके हिमालय से। तिब्बत को हिमालय से जोड़ रहा है तो वो किससे जोड़ेगा? ये जो बहुत सारे नंबर ऑफ पासेस मिलते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पासेस मतलब बहुत सारे यहाँ पे पासेस है जिसके थ्रू आप तिब्बत तक जा सकते हैं। तो पहला हिमालय है आपका कश्मीर हिमालय, दूसरा होता है आपका कुमाऊं हिमालय, फिर है आपका सिक्किम हिमालय। इसी सिक्किम हिमालय में इंडिया में जो मतलब इंडिया में हिमालय की जो सबसे ऊंची पीक है वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा यहीं पे मिलती है, कंचनजंगा, मकालू, मसालू, तो ये सारी जो पीक्स है वो आपकी सिक्किम में मिलती है। बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि कंचनजंगा कौन सी हिमालय में है? सिक्किम हिमालय। तो यानी कि जो गुडविन ऑस्टिन है वो आपकी हिमालय की जो सबसे ऊंची पीक है, लेकिन इंडिया में हिमालय की अगर क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची पीक पूछा है या हिमालय की सबसे ऊंची पीक पूछा है, ठीक। फिर अगला जो हिमालय है वो है आपका, अच्छा नेपाल हिमालय छूट गया, नेपाल हिमालय में है आपका गुडविन ऑस्टिन या K2, जहाँ पे जो मतलब क्या है, हिमालय की जो सबसे जितनी हिमालय की ऊंची ऊंची पीक्स है ना वो सब नेपाल में होती है। इसीलिए नेपाल में लोग जाते हैं, वो टूरिस्ट प्लेसेस जो है नेपाल में ही, तो वहीं पे लोग घूमने जाया करते हैं। तो नेपाल हिमालय, नेपाल के बाद सिक्किम हिमालय और लास्ट में है आपका असम हिमालय।
जो हिमालय का एक्सपेंशन इधर की तरफ हो गया है, इसको हम कहते हैं आपका असम हिमालय। और इसमें 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पीक है उसको हम कहते हैं गारो, खासी और जयंतिया। ये जो गारो, खासी, जयंतिया है, ये आपके मेघालय वाले रीजन के 3 मेन हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। बेसिकली जो गारो, खासी, जयंतिया है, ये 3 वहां के ट्राइब्स, और ये जो तीनों ट्राइब्स के नाम पे ही उस हिल का नाम रखा गया है गारो, खासी, जयंतिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय के बाद कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर सिक्किम हिमालय, और फिर असम का हिमालय। K2 is in पाकिस्तान नहीं, K2 is in नेपाल, पाकिस्तान में नहीं है। K2 गुडविन ऑस्टिन कहाँ पाकिस्तान में है? गूगल इट, एक बार गूगल करके देखिए, गुडविन ऑस्टिन क्या पाकिस्तान में? नेपाल में है गुडविन ऑस्टिन। K2 देखिए इसको करके, एक मिनट। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दिखा रहा है गुडविन ऑस्टिन। तो नेपाल की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची पीक है वो तो नेपाल में है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिमालय के जो सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट है, वो आपका माउंट वहां पे है नेपाल में। और K2 जो है गुडविन ऑस्टिन, वो आपका POK चाइना, जहाँ पे चाइना की वो जा रही है सीपेक। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस में। हिमालयस की क्या इंपॉर्टेंस है इन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? अगर हिमालय की, हाँ, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। मैम प्रीवियस पेज में जाना मैम, वहाँ पे हिमालय का हाइट दिया है जो कि मेंशन की 8850। 8848 भी कहते हैं ना, 8848 था ना पहले, 8848 के हिसाब से आप बोल रहे हो ना? जी मैम, और रिसेंटली 8848 अभी तो 86 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ मैम। प्लीज आपके इसमें 50 अभी मैंने देखा ना, देखो 8848 थी इसकी हाइट, लेकिन जब मैंने अभी देखा इनकी इस पे, जब वो जो जापान वालों की आती है जिसमें ये अपडेट करते हैं, तो उसमें 8850 था। तो मुझे लगा क्या पता जापान की तो सबसे ऑथेंटिक होती है, इसीलिए मैंने इसको 8850 मेंशन कर दिया था, क्योंकि जापान वाली जो साइड है उसमें 8850 मेंशन था। और तो हमसे हाइट पे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि अपडेटेड 8850 था, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन। नहीं तो अदरवाइज तो 8848 जो मैक्सिमम जो बुक्स है उसमें 8848 ही दिया हुआ है। ठीक है, 8848 प्रीवियस है ना, अभी रिसेंटली इंक्रीज हुआ थोड़ा सा हाइट, तो 86 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। 0.8 करके बता रहे थे कि 0.8 कुछ जो है उसमें बढ़ा है, लेकिन इसमें जो 50 बता रहे थे, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। मुझे लगा कि अब ये तो सबसे ऑथेंटिक होगा, तो 0.8 नहीं 8850 भी दिखा रहे, तो क्या पता नया जो कुछ 8850 हो गया हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है 8848 कर लीजिए, मतलब 0.8 कर लीजिए, हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे सिर्फ 8848 करके 0.86 ऐड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जितना मैंने देखा वहां पे 50 करके लिखा, मतलब ऐसा था 8849 पॉइंट समथिंग। तो अगर 0.5 से ज्यादा होता तो 8850 हो जाएगी ना। इसमें हिंदू में भी देखा मैम, हिंदू न्यूज़पेपर में 0.86 कब मेंशन किया कब 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 2020 दिसंबर मंथ, 2018 2020 दिसंबर मंथ में, जब 2020 नेपाल ने, जी दिसंबर तो मंथ। अभी मैं भी देख लेती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है। देखो मनु इज सेइंग 8849, जितना मैंने देखा उसमें 8849 पॉइंट समथिंग था, तो 0.5 से वो ज्यादा हो रहा था। तो 88.5 से ज्यादा हो गया तब तो पूरा कंप्लीट 8850 हो रहा था। ऑल्दो अगर आपको लगता है आप उसको 0.86 कर लीजिए, मैं फिर से रीचेक कर लूंगी फ्रंट लाइन वगैरह, देखती हूँ कि क्या दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको लिखिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय देख लेते हैं। तो पहला जो है कह रहा है वो है कि ये साइबेरियन जो विंड है उनको इंडिया आने से रोकती है। तो ये साइबेरियन विंड क्या है? तो साइबेरियन विंड जो रूस वाला एरिया है, आप अपना वर्ल्ड मैप खोलिए, वर्ल्ड मैप में रूस की लोकेशन देखिए, रूस एकदम ऊपर की तरफ होगा, जहाँ पे आर्कटिक ओशन है वहां पे रशिया, रशिया के पास है साइबेरिया। तो साइबेरिया में क्या होता है कि आर्कटिक के पास साइबेरिया, तो वहां पे क्योंकि पोलर एरिया में हमेशा बर्फ जमी होती है, तो जो भी विंड्स पोल एरिया से इक्वेटर की तरफ आती है वो बहुत चिलिंग विंड होती है। तो अगर वो चिलिंग विंड अगर इंडिया में आती तो इंडिया का जो टेम्परेचर है हमेशा कोल्ड बना होता है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है, बदल जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो साइबेरिया से आने वाली विंड हिमालय की तरफ आती है, तो हिमालय उसको रोक देता है, टेम्परेचर रोक देता है, तो वो जो चिलिंग विंड है वो इंडिया में नहीं आ पाती। और इंडिया में क्या होता है कि वो जो है आराम से हम मतलब ऐसा टेम्परेचर बना होता है कि मॉडरेट टेम्परेचर, गर्मी में गर्मी और ठंडी में ठंडी हम देख पाते हैं। तो साइबेरियन विंड को आने से रोकता है। दूसरा क्या है कि जो हिमालय में आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है, ये वाला, ये
जो हमारे इंडिया में बरसात आती है वो बेसिकली सबसे पहली बरसात कहाँ पे होती है? केरल में होती है। केरल से जब होने के बाद जब मानसून पड़ेंगे तो ये और समझ में आएगा आपको। तो इंडिया के जो प्लेट से मतलब इंडिया से जब आके ये जो नॉर्थ यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास से जब ये मतलब जो रेनफॉल वाली विंड है वो आती है तो यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, एक पार्ट इधर जाता है, एक पार्ट इधर। ठीक है, तो जो इधर की तरफ जाता है जाते 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 तो जो आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो मेघालय वाला पार्ट है, मेघालय का जो पार्ट है तो एकदम कटोरे की शेप के जैसा, जैसे आपका बाउल होता है ना उस शेप का है। तो ये शेप क्या करता है, जो हिमालय में आपके नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वाला पार्ट है वो एकदम बाउल शेप है। तो जो इस पार्ट से आपकी हवाएं जाती हैं विंड वाली, वो यहाँ से मतलब जो तमिलनाडु का कोस्ट है वहां से बिल्कुल पैरेलल निकल जाती है। और पैरेलल निकलने के बाद जैसे ही मेघालय के पास आती है, मेघालय का क्या है वो बाउल शेप है, वो क्या करता है उस पूरे हवा को कैप्चर कर लेता है। और जैसे ही कैप्चर करता है तुरंत ही हवाएं भारी हो चुकी होती है और तुरंत बरसात करा देती है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इसीलिए जो आपका सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? मासिन राम और चेरापूंजी, और ये दोनों ही पार्ट आपके मेघालय में। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो मानसून विंड आती है, मानसून विंड एक मतलब बाइफरकेट होंगी, एक तरफ जाएगी आपकी केरल साइड से, एक तमिलनाडु के साइड से। तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो उसके पैरेलल पड़ता है, तो वहां पे जो विंड है कैप्चर नहीं हो पाती। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे वो हिमालय से टकराती है, यहाँ पे है आपका शिलोंग या मेघालय वाला पार्ट, वहां पे जो हिमालय है वो बाउल की तरह दिखता है। और वो जो बाउल है वो क्या करता है उस पूरी हवाओं को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। और जैसे कैप्चर करता है हवाएं भारी हो चुकी है तुरंत वहां पे बरसात गिरा देती है। इसलिए जो इंडिया में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? चेरापूंजी और मासिन राम। कभी मासिन राम का डेटा ज्यादा हो जाता है, कभी चेरापूंजी का, दोनों ही मेघालय में। इसीलिए वहां पे मतलब हिमालय का सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट में बरसात गिराने के पीछे भी आपकी हिमालय ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एक जेट स्ट्रीम्स होती है। जेट स्ट्रीम्स क्या होती है कि मतलब अभी तक जेट स्ट्रीम के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता नहीं चला। जेट स्ट्रीम क्या है कि वो मतलब जो आपका ट्रोपोस्फीयर में बहने वाली स्ट्रीम्स है, यानी कि हवाई है एक तरीके से। तो जब ये तिब्बतन प्लेटू के ऊपर से बरसती है, मतलब ये जैसे ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर यहाँ पे है तिब्बतन प्लेटू। जब यहाँ पे जेट स्ट्रीम पास करती है तो ये तिब्बत वाले प्लेटू से टकराती है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही तिब्बतन प्लेटू से टकराएंगे और दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, तिब्बत का प्लेटू गर्म होता है, ये इन हवाओं को और ज्यादा ऊपर उठा देता है। जैसे ये हवाएं ऊपर उठती हैं और भारी होती है तो तुरंत ये क्या करती है कि जो ठंड में मतलब जेट स्ट्रीम से बेसिकली ठंड में ही चलती है, तो ठंड में इंडिया को क्या मिल जाती है? बरसात मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो तिब्बत का पठार है कहीं ना कहीं हिमालय नहीं आया, तो जैसे ही यहाँ से जेट स्ट्रीम जाएंगी 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 और तिब्बत का पठार है तो ये दो भागों में बाइफरकेट हुई ऊपर की तरफ उठी, गर्म हुई और तुरंत क्या करा देगी? बरसात करा देगी। तो विंटर रेनफॉल के पीछे भी यही एक हिमालय ही क्या है रीजन। फिर क्या है कि हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? रिवर्स। तो यही जो आपकी जो हिमालयन रिवर्स है उनको हम कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स का मतलब जिनमें हमेशा पानी होता है उन रिवर्स को पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। और जो मतलब हमेशा पानी होगा तो अगर यहाँ पे हमेशा पानी होगा तो ये पानी ही बह बह के नीचे जाएगा, तो उसी से क्या हो जाएगा? एक फर्टाइल लैंड बनेगा, क्योंकि हमेशा पानी नीचे जाएगा। फर्टाइल लैंड क्या करेगा? ऐसा प्रोडक्शन देगा कि मतलब कभी भी जो इंडिया का एक कृषि वाला देश है, एग्रीकल्चर प्राइमरीली यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर होती है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हिमालय ही अपना रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स जो है मिलती है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे कहते हैं 33% फॉरेस्ट रिजर्व होना चाहिए। तो इंडिया में अगर रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो बिकॉज ऑफ दैट हिमालय और हिमालय में बहुत सारे मिनरल वेल्थ भी मिलते हैं। कहते हैं एंथ्रेसाइट कोयला जो है, एंथ्रेसाइट जो कोल है वो कहीं नहीं मिलता, हिमालय में कहीं ना कहीं एक बार देखा गया है कि यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोल के भी रिजर्व पाए जा सकते हैं। अगर हिमालय को अच्छे से डिग करे, उसके बारे में और स्टडी करी जाए तो एंथ्रेसाइट कोल ही हिमालय में देखे गए हैं। राइट, तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। अब क्या है? दून। आपने नाम सुना होगा ना, देहरादून सुना है? कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। देहरादून तो डेफिनेटली सुना होगा। देहरादून का नाम सुना है ना? बाकी सब घूमने नहीं जाते, कम से कम सुनते तो है ना देहरादून की। अगर आप वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि एसएससी में पहले अपनी जॉब सिक्योर कर लो फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो यूपीएससी की तैयारी कहाँ होती है? लवासना में। लवासना का है मसूरी, देहरादून, है ना? इसका नाम तो सही होगी। तो देहरादून कैसे बनते हैं? दून कैसे बनते हैं? घूमे भी हैं बहुत अच्छे। तो अब ये समझ लीजिए कि वो दून बना कैसे। क्या होता है कि जो हिमालय में पेरिनियल रिवर्स मिलती है, पेरिनियल मतलब जिनमें हमेशा पानी होता है। तो ये जो पेरिनियल रिवर्स है, देखो रिवर दो तरह की होती है, ठीक है? एक होता है एंटीसीडेंट रिवर और दूसरा होता है सुपर इम्पोज्ड रिवर।
एक है एंटीसीडेंट रिवर और दूसरा है सुपर इम्पोज्ड रिवर। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है? ये कोई रिवर है वो बह रही है, मान लीजिए कि कोई रिवर है, ये कोई रिवर है ऐसे ऐसे लगातार फ्लो कर रही है, ये लगातार फ्लो करती जा रही करती जा रही करती जा रही, अचानक एक माउंटेन का बैरियर आ गया, अब ये रिवर जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक। तो भी अब इस रिवर का डिटर्मिनेशन देखिए कि क्या करेगी, लगातार कहीं पे मतलब इस पे जो है वो ढूंढेगी कोई मुझे चोक पॉइंट मिल जाए, ये बार बार उस माउंटेन को टकराती है, टकराते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इस माउंटेन को कट करके ये रिवर फ्लो कर जाती है। सी द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिवर, डिटर्मिनेशन देखिए इस रिवर का कि वो क्या करेगी, इतने टफेस्ट माउंटेन को काट के भी क्या हो जाती है, निकल के चली जाती है, तो ऐसी रिवर को हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। दूसरी रिवर है सुपर इम्पोज्ड रिवर। सुपर इम्पोज्ड क्या होती है कि रिवर फ्लो कर रही है तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेडिमेंट्स है उनको काट के बहती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई रिवर बह रही है तो इसमें जिस चट्टान को वो काट रही है, जिस रॉक को वो काट रही है, ऊपर मान लीजिए उसका कुछ और प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बेसाल्टिक लावा है ना, या ग्रेनाइट से बना हुआ है, नीचे कुछ और प्रॉपर्टी है। जो सुपर इम्पोज्ड रिवर है जब वो फ्लो करती है आपके ऊपर वाले लेयर से, तो वो धीरे धीरे क्या करती है कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब जो ऊपर वाला जो ये वाला है ना पार्ट, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होती है रॉक की, सेम प्रॉपर्टी वो नीचे भी बना देती है। तो ऐसे रिवर को हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर। आ जाइए अपने टॉपिक पे कि दून क्या है। दून में क्या था कि कोई रिवर है, मान लीजिए कि वो फ्लो कर रही है, बह रही है, बहते 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 क्या होता है कि अब जब रिवर बहेगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, बहुत सारे सेडिमेंट, रॉक को कट करके लेके जाएगी, तो सेडिमेंट लेके जा रही है। जब वो बह ही रही थी ऐसे में क्या होता है कि कोई माउंटेन आ गया और वो रिवर अब यहाँ पे रुक गई, पास नहीं हो पा रही, तो सेडिमेंट जो वो अपने रिवर अपने साथ सेडिमेंट लाएगी, तो सेडिमेंट यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होता जाएगा, है ना, सेडिमेंट धीरे धीरे करके इस माउंटेन के पास डिपॉजिट होता चला जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि ये सेडिमेंट धीरे धीरे डिपॉजिट हुआ, अचानक रिवर को कोई स्पेस मिल गया, कोई लूप होल मिल गया कि यहाँ से हम पास हो सकते हैं। अब रिवर इस जो लूप होल है वहां से पास हो गई, लेकिन जो ये सेडिमेंट यहाँ पे इसने ला दिया, इसी सेडिमेंट में यहाँ मतलब ये जो सेडिमेंट बनता गया बनता क्या हो गया, धीरे धीरे लेक का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कम पानी, जो पानी बहुत कम है, मैक्सिमम सेडिमेंट्स है। और जब रिवर को यहाँ से रास्ता मिल गया, अब जब भी रिवर को फ्लो करना होगा वो आएगी और रास्ता तो उसके पास है, वहां से फ्लो कर जाएगी। तो लेटर फेजेस में क्या होगा कि ये जो लेक है ये भी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिवली जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुआ उसके बाद लेक बनी और जो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है, तो वो बन जाता है आपका दून, जिसमें आपका देहरादून है, उसका मतलब कहीं ना कहीं जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई उससे बना हुआ है, ठीक है। तो दून्स क्या है, दून्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द सेडिमेंट्स व्हिच आर ब्रॉट बाय द रिवर्स, ठीक है। पहले वो लेक बना, उसके बाद वो दून बन गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी समझ में आया? दून और एंटीसेडिमेंट रिवर और सुपर इम्पोज्ड रिवर आया समझ में? प्रणति, कनिनिका, करण, मनु, आप लोग आंसर नहीं देते तो लगता है सुनते भी हैं या फिर ऐसे मतलब लगा के हट जाते हैं, मोबाइल में लगाया उसके बाद हट गए कि वो चलता रहेगा, बाद में समझेंगे। आ गया मैम। ये दूसरी वाली इम्पोज्ड रिवर ये कौन सी बताई थी मैम? सुपर इम्पोज्ड रिवर दो तरह की, अभी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे ना, अगला चैप्टर जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें सारी नदियों के बारे में ही पढ़ना है, तब एक बार इसको रिवाइज भी करा देंगे। बाकी दून समझ में आया आपको? दून कैसे बना कि वो बहती रहती है, अब सेडिमेंट लाती रहती है, अब उसको रास्ता नहीं मिलता, फिर वो वहीं सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, लेक बन जाता है, फिर वो लेक भी सूख जाता है, फिर उससे क्या बन जाता है, दून बन जाता है। पाटली दून, कोटली दून, देहरादून सब ऐसे ही बने हुए हैं। आया समझ में? है अब है आपका करेवास। ये करेवास जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियल क्ले। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल क्ले। इसमें भी वही है, जैसे आपका लेक बना सेम वे ये भी बनता है, करेवा भी बनता है। इस यहाँ पे एक्चुअली करेवा इंपॉर्टेंट क्यों है? करेवा हिमालय का एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे आपकी जाफरान की खेती होती है, केसर की खेती होती है, और यही जो करेवास है मतलब बहुत थोड़ा सा लैंड है, बहुत थोड़ा सा लैंड है, जहाँ पे जो मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट केसर होती है ना, वो इन्हीं करेवास में पाई जाती है। और बेसिकली कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसी को लेके फाइट करते थे कि जो करेवा फील्ड है वो हमें मिल जाए, वो कहते हैं करेवा फील्ड हमें मिल जाए। आप सोचो इतनी सी केसर, मतलब 1 ग्राम केसर शायद आपकी 120 या 150 की 1 ग्राम केसर मिलती है। तो लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। थोड़ी सी फील्ड शायद आई थिंक 12 कुछ तो है, 12 समथिंग 12 मीटर और 12 किलोमीटर स्क्वायर फीट, बस इतना ही है करेवा वाला लैंड। और उसी में पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जाफरान ये केसर मिलती है। तो करेवा कैसे बनते हैं? करेवा क्या है? डिपोजिशन, मतलब धीरे धीरे जो बर्फ है वो जब बर्फ जो है एक मतलब उस पे क्ले पे डिपॉजिट होती रहेगी तो धीरे धीरे वो क्या बन जाएगी? ग्लेशियल क्ले बन जाएगी।
और उस ग्लेशियल क्ले को हम कहते हैं करेवास। और इसी करेवा में आपके मिलते हैं, इसी करेवा में के लिए जो टोपोग्राफी है वही एक्चुअली सूट करती है आपके केसर के लिए, और कहीं आप केसर को उगा ही नहीं सकते। केसर को उगाने के लिए उसको ग्लेशियर क्ले देना पड़ता है, और ये ग्लेशियर क्ले कहाँ बन जाता है? हिमालय में। तो उसी में क्या हो जाता है? करेवा क्या मतलब करेवा मिट्टी बनती है, और उसी करेवा सॉइल में आपकी ये केसर की खेती होती है। इतना क्लियर हुआ? अब है माउंटेन पासेस। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई। पासेस क्या होते हैं कि हिमालय की जो टोपोग्राफी है वो इतनी सुटेबल नहीं है कि आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, लेकिन माउंटेन में ही कुछ जगह होती है जिसको हम पास कहते हैं। ये पास क्या करती है? हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह में जाने में। इन्हीं को हम कहते हैं पासेस। उन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस इसमें कहते हैं बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा, खारदुंगला, नाथुला, जेलेपला। तो नाथुला दर्रा इसमें जैसे आई विल गिव अ लिस्ट जिसमें ये है, उसमें आपको दे देंगे कि कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट करता है। जैसे नाथुला दर्रा वो सिक्किम को कनेक्ट करता है, आपके चाइना से नेपाल से कनेक्ट करता है। अभी आपके जो आपका जो बनिहाल दर्रा वहां से एक सुरंग बनाई गई है, बनिहाल दर्रे से एक सुरंग बनाई गई है, जवाहर टनल उसको कहते थे, अब इसको शायद कुछ को नाम चेंज किया गया है। तो ये सब क्या है? पासेस हैं जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं माउंटेन की जो रफ या टफ टोपोग्राफी है उसको पास करने में, राइट? इसको हम कहते हैं माउंटेन पासेस। अब आ जाते हैं आपके नदर्न प्लेन्स पे। नदर्न प्लेन क्या है कि हिमालय में हमने समझा कि बहुत सारी क्या थी, हिमालय में पेरिनियल रिवर्स थी, और जब ये पेरिनियल रिवर हिमालय था, हिमालय से जब ये पेरिनियल रिवर्स धीरे धीरे नदर्न साइड की तरफ मूव करती चली जा रही है, तो नदर्न साइड की तरफ जब ये मूव करती गई तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है। अब इन सेडिमेंट्स ने जो हिमालय के साइड से जो सेडिमेंट्स मतलब ये मान लीजिए कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, इसको हिमालय ही समझिएगा। यहाँ पे जब धीरे धीरे नदियां आई तो ये पूरे सेडिमेंट्स का डिपॉजिट यहाँ पे करती चली गई। अब इसी सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बना हमारा नदर्न प्लेन। इसलिए कहते हैं ये प्लेन है, यहाँ पे कोई भी माउंटेन पीक्स नहीं है, ये जो नदियों के जो सेडिमेंट्स है उनसे बना हुआ प्लेन है। इसीलिए ये पूरे इंडिया का सबसे फर्टाइल जो है लैंड है। इसीलिए आपका जो मैक्सिमम डेंसिटी है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो आपकी इन्हीं नदर्न प्लेन में पाई जाती है। कौन कौन से स्टेट है नदर्न प्लेन में? जैसे आपका एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। उड़ीसा में थोड़ा सा आएगा, उड़ीसा पूरा नहीं आएगा। ये जो जितने भी हैं आपके वो सब इस नदर्न प्लेन का पार्ट है, इसीलिए आपको मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ पे मिलती है। और यूपी के बारे में तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई ऐसे छीड़ भी दे, खाने की चीजों को ऐसे छीड़ दे, तो भी लैंड इतना फर्टाइल है कि वो खाने भर की चीजें तो वैसे ही दे देगा। इसीलिए आप देखेंगे यूपी के लोग सबसे ज्यादा सरकार बनाते हैं गिराते हैं कहाँ के? यूपी के लोग। क्योंकि क्या है कि गंगा यमुना का जो है इतना फर्टाइल लैंड है कि मतलब ऐसे भी फेंक देंगे किसी बीज को तो भी वो इतना खाना उगा देगी, वो लैंड इतना खाना उगा देगी कि फिर बस वो क्या करेंगे? चाय की दुकान पे सरकार बनाएंगे, सरकार गिराएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार गिराएंगे, क्योंकि खाने भर की चीजें तो मिल ही जा रही है। और दूसरी तरफ देखिए महाराष्ट्र का किसान, गुजरात का किसान, जिसको अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत फाइट करना पड़ता है, तभी भी आप देखिए तो जो फार्मर्स का सबसे ज्यादा जब भी कभी फार्मर्स के मूवमेंट्स होते हैं तो वो यूपी बिहार में बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। महाराष्ट्र के, जो पंजाब के, हरियाणा के किसान ही मैक्सिमम जो है ये आंदोलन वगैरह करते हैं, क्योंकि यूपी में क्या है कि गंगा यमुना का फर्टाइल लैंड है, और सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किस चीज की? चावल की। दाल चावल सबसे ज्यादा होगा, आसानी से खाना बनाया, दाल चावल और चोखा खाया, और उसके बाद बस सोएंगे, दूध बांटेंगे, सोएंगे, इसके बाद सरकार बनाएंगे, सरकार गिराएंगे। इसी से यूपी चल रहा है। नहीं तो इतना जो है फर्टाइल लैंड है, इतनी फर्टिलिटी है कि चाहे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और इंडिया क्या हो, एग्रीकल्चर हब बनती है। बाहर हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाते हैं, तो हमने क्या बताया? नदर्न प्लेन बनता है किससे? हाँ, राइस ग्रो होता है। राइस अरे राइस तो ग्रो होता है ना, राइस व्हीट का कल्टीवेशन। वैसे तो राइस सबसे ज्यादा बंगाल में होता है, फिर भी राइस वहां पे तो कल्टीवेट होती है ना, यूपी में तो कल्टीवेट होती है। मैंने ये नहीं कहा कि सबसे ज्यादा राइस वहां होती है, यहाँ पे बिना मेहनत के, मतलब ऐसे भी फेंक देंगे तो भी जो है चीजें हो जाती हैं। मैम हरियाणा पंजाब नहीं आता नॉर्दर्न प्लेन में? हरियाणा पंजाब आता है, लेकिन हरियाणा पंजाब का पूरा पार्ट जो है नदर्न प्लेस में नहीं आता। इसीलिए जो आपका वो हरित क्रांति आई थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में किया क्या गया था कि सिंचाई की चीजें और बीज, यही सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो उसको सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में ही इसको पहुंचाया गया था। इसलिए सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पंजाब और हरियाणा में ही आया था। ठीक है, तो जो पंजाब हरियाणा है वो पूरा पार्ट आपके नदर्न प्लेस में नहीं आता है। थोड़ा सा जो पंजाब का पार्ट है वो तो आपका डेजर्ट वाले एरिया में भी आ जाता है। ठीक, बेसिकली जो यूपी वाला पार्ट है, हरियाणा का भी थोड़ा सा जो पार्ट है वो मतलब पूरा का पूरा नदर्न प्लेन में नहीं आता। ठीक है, पूरा हरियाणा और नदर्न प्लेन में नहीं आता है। किसमें आता है फिर बचा पार्ट? अगर नदर्न में आएगा, प्लेन्स में आएगा, बाकी थोड़ा सा वो डेजर्ट वाले एरिया में भी जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जो नदर्न प्लेन है उसको हम डिवीजन करते हैं 4 भागों में: भाबर,
तराई, और उसमें जो एलुवियल प्लेन है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, बांगर और खादर। बांगर और खादर। अब ये क्या है, भाबर और तराई क्या है कि मान लीजिए कोई नदी है वो बहते हुए जा रही थी। जब नदी बहते हुए जाती है तो सबसे पहले जब मतलब अभी नदी क्या है, यंग है, बिल्कुल यूथ एज में है। अब ऊपर जब वो नदी सबसे ऊपर बहती है तो सबसे पहले तो बड़े बड़े बोल्डर वाले स्टोन है उनसे होकर नदी बह रही है। तो जो बोल्डर्स है, बड़े बड़े पत्थर है, जब ये पत्थरों से नदी को पार करना होगा तो वो इतनी अभी जो अपने यूथ वाले स्टेज में है तो वो इसको ऊपर से नहीं बह पाती। वो क्या करती, इसी जो बड़े बड़े बोल्डर्स है इनमें वो क्या हो जाती है, नदी छिप जाती है, खाली हो जाती है। मतलब जैसे समझ लीजिए कि ये जो नदी है ये जो है ऐसे फ्लो करते हुए जा रही है। जब फ्लो करते जाए तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर, तो नदी क्या होगी, उन्हीं पत्थरों के नीचे छिप जाएगी, उन्हीं पत्थरों के नीचे से होके बहेगी। तो इसका मतलब ये है कि नदी अपने यूथफुल स्टेज में है, अभी इन बड़े पत्थरों से होके वो नदी जा रही है। जैसे ही नदी क्या होता है आगे अपने फेज में जाती है, आगे के फेज में अब क्या है कि जैसे वो बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो खत्म होंगे, मतलब अब नदी की जो पावर थोड़ी सी बढ़ रही है तो वो क्या होगी, अब ऊपर की तरफ आ जाएगी। जब ऊपर की तरफ आएगी तो उसको अब हमने कहा कि ये हो गया आपका तराई। तो सबसे पहले बना आपका भाबर। भाबर क्या है कि हमने हिमालय में क्या क्या पढ़ा था, आउटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। तो शिवालिक वाले जो एरिया से जो नदी बहती है वहां पे क्या है, ये बड़े बड़े बोल्डर के नीचे से नदी होके बह रही है, तो उसको हमने कहा ये बन गया आपका भाबर। भाबर के बाद क्या होता है कि जब अचानक नदी वहां पे छुपी हुई थी, जब नदी अचानक थी क्या करेगी, ऊपर की तरफ आएगी, जहां से नदी वापस से दिखना शुरू होगी, उस पोर्शन को हम कहते हैं तराई वाला रीजन, जहाँ पे नदी वापस से री इमर्ज हो रही है। री इमर्ज होने के बाद मतलब अब री इमर्ज हो रही है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आगे बढ़ेगी। तो जो सेडिमेंट्स को लेके आगे बढ़ती है इसको हम कहते हैं, जो सेडिमेंट्स को बिछा देती नदी, जितना भी सेडिमेंट्स आएगी वो पूरे प्लेन पे बिछा देकर डिपॉजिट कर देगी, उस प्लेन को हम कहते हैं एलुवियल प्लेन। और इस एलुवियल प्लेन को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसको पहला कहते हैं भाबर और दूसरा है खादर। ठीक, तो जो जहां नदी सबसे पहले वो जो प्लेन हो गया वो हो गया भाबर का प्लेन, और जहां बाद में डिपोजिशन हुआ वो खादर का प्लेन। तो मैक्सिमम लोग कहाँ बसेंगे, जहां पे मैक्सिमम फर्टिलिटी मिलेगी, तो बांगर वाला जहां पे मैक्सिमम लोग आके बस गए, और खादर वाला जहां पे जब पहले से क्या हुआ, बांगर में क्या हुआ कि मैक्सिमम डिपोजिशन हो गया, इसके बाद नदी और आगे बसी बड़ी, तो वो बन गया आपका खादर वाला प्लेन। ठीक है, तो जो नदर्न प्लेन है वो बेसिकली कैसे बना, जो नदर्न प्लेन है वो बेसिकली बना है नदियों से जो सेडिमेंट्स आए हैं वो सेडिमेंट धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले गए। इसको हमने चार भागों में बांट दिया, बांगर, खादर और उसके बाद एलुवियल। एलुवियल को दो भागों में बांटा तो बन गया आपका बांगर और भाबर और तराई था। उसके बाद था एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन दो भागों में बट गया जिसमें बन गया आपका बांगर और खादर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बना है वो है आपका नदर्न प्लेन। उसके बाद है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू मतलब जो इंडिया का ये वाला है वो तो नदर्न पार्ट हो गया, इधर हो गया आपका डेजर्ट, इधर हो गया आपके माउंटेन्स। जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है इसको हम डेक्कन का पठार या पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेटू कैसे बना है कि यहाँ पे बताया गया कि ये था वोल्केनिक इरप्शन हुआ। जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उधर तो आपका हिमालय बन गया। हिमालय बनने के बाद जो ये वाला पार्ट था, ये वाले पार्ट पे जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो मैग्मा निकला होगा, है ना। तो मैग्मा निकलते निकलते वो प्लेट की टेबल की तरह वो पूरा मैग्मा इस पूरे एरिया में फैल गया। ठीक है, इस पूरे एरिया में जब ये मैग्मा फैल गया तो ये एकदम जैसे टेबल का जो आपका स्टूल या मेज का जो सरफेस होता है ना, उसी पे मतलब वो एकदम सरफेस जैसा एरिया जिसकी टोपोग्राफी बिल्कुल जो टेबल का सरफेस होता है वैसा बन गया। इसलिए हम इसको कहते हैं ये क्या है, टेबल लैंड है, या कहते हैं कि वो प्लेट्यू है, डेक्कन का पठार कहते हैं ना, डेक्कन का प्लेट्यू है, डेक्कन का पठार, बिल्कुल सपाट एरिया बन गया है ये वाला। और इसी में क्या है कि जो आपका जैसे ये मतलब ये हिमालय बना तो ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, है ना। हिस्ट्री में पढ़ा था वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का क्या मतलब था कि जब ये वाला ऊपर की तरफ टकराया तो यहाँ तो आपका हो गया वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इसकी मैग्मा से ये वाला पार्ट बन गया, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया है। मतलब ऐसे समझिए कि ये जो प्लेट्यू है वो ऐसी है, उसके बाद जो इधर वाला एरिया वो हल्का सा ऐसा टिल्टेड हो गया है, ऊपर की तरफ उठ गया है। ठीक, जो वेस्टर्न घाट है वो जो ये ऊपर का तो क्या बन गया वेस्टर्न घाट, मतलब ये पूरा तरीके से पहाड़ भी नहीं है, लेकिन लगभग आपका यहाँ इस वाले पॉइंट से गुजरात के राज पीपला से लेके बिल्कुल केरल तक बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। इसी को कभी औरंगजेब ने कहा था शिवाजी को कहा था पश्चिमी घाट में छिपने वाला चूहा, क्योंकि वेस्टर्न घाट में क्या होते थे, वेस्टर्न घाट में बहुत सारी तराई मतलब छोटे छोटे हिल्स है, इसी में शिवाजी जाते थे, औरंगजेब की जो सेना उस पर आक्रमण करते थे, उसके बाद वेस्टर्न घाट में छुप जाया करते थे। तो इसको औरंगजेब ने कहा था कि
पश्चिमी घाट पे छुपने वाला चूहा भी कह के बोला है। सह्याद्री भी इसको कहते हैं कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो बिल्कुल ये लगेगा कि जो पहाड़ है हमारे साथ 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 चल रहा है, इसलिए इसको सह्याद्री भी कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, जब ये टक्कर हुई तो यहाँ जो मैग्मा फैला इसको हमने दक्कन का पठार कह दिया। जो पार्ट ऊपर की तरफ से थोड़ा सा उठ गया इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट या सह्याद्री। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रिवर्स है, रिवर्स जो कभी भी हमेशा बंगाल की बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, इधर नहीं गिरती है। क्योंकि इधर तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं आपका एक डिस्टर्बेंस बन जाएगा। वो क्या करेगा, रिवर के फ्लो को रोक देगा। तो जो रिवर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेंगे ना, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, इसलिए मैक्सिमम जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। केवल जो रिवर जिनका इमरजेंस आपके वेस्टर्न साइड से हुआ है वही आपके अरेबियन सी में गिरेगी। तो जो आपका प्लेट्यू वाला पार्ट है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया कैसे बना है कि वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। और जब ये वोल्केनिक इरप्शन ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ पे बन जाती है आपकी ड्रिफ्ट वैली। मतलब ये दोनों गए और ये प्लेट यहाँ से टकराई तो थोड़ा सा जो पार्ट है वो धंस गया। और ये धंसने से जो पार्ट धंस गया उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वैली बन गया। ड्रिफ्ट वैली में क्या हुआ है कि यहाँ आपका बन गया ड्रिफ्ट वैली से विंध्यन माउंटेन। और इसी ड्रिफ्ट में दो नदी हमारी फंस जाती है। कौन कौन सी? एक है नर्मदा और दूसरी है आपकी ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती ड्रिफ्ट वैली में फंस जाने की वजह से बाकी सब नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नदन साइड की सारी नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, पर ये ड्रिफ्ट वैली में फंस गई और यहाँ पे आ गया था आपका विंध्यन माउंटेन। तो ये दोनों रिवर आपकी कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। ठीक है, तो इतने में आप समझ गए कि पेनिनसुलर प्लेटू कैसे बना, कि मैग्मा का जो डिपोजिशन हुआ है उससे पेनिनसुलर प्लेटू बना, वेस्टर्न घाट बना, यहाँ पे रिफ्ट वैली बना, इस रिफ्ट वैली से विंध्यन माउंटेन बना। अब दूसरा काम आप करिए कि अपने मैप में नर्मदा और ताप्ती की लोकेशन देखिए और नर्मदा ताप्ती की लोकेशन को ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए कि ये जो है अरेबियन सी में गिर गई। कर लीजिए अभी तुरंत, उसमें विंध्या को मार्क कर लीजिए, नर्मदा और ताप्ती को माउंटेन्स को मार्क कर लीजिए। विंध्या, सतपुरा, नर्मदा और ताप्ती, इसको करिए मार्क। उसके बाद हमने समझा वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से पास करता है ये इंपॉर्टेंट ज्यादा। वेस्टर्न घाट शुरू होता है सह्याद्री इसको कहते हैं, क्योंकि साथ साथ चलता हुआ दिखता है। तो महाराष्ट्र, नीलगिरी, महाराष्ट्र में मतलब नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिलनाडु में अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स केरला में, लोग ये सारा जो है आपके वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। अब इधर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। अब इधर भी कुछ कुछ हुआ। वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली देखें तो वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट नीचा है। इधर जो छोटी छोटी पहाड़ियां बनी है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, इधर वाले को कहते हैं ईस्टर्न घाट। इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट, राइट। तो जहां पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से मिलती है एक ज्वाइंट बनता है, इस ज्वाइंट को हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स। जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में आके मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की लोकेशन देखिए आप फिजिकल मैप में, तो नीलगिरी हिल्स की लोकेशन को मार्क कर लीजिए। ये नीलगिरी हिल्स क्या है? जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में आके क्या हो मिल रहे हैं। इसी नीलगिरी हिल्स में एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, ये कार्डमम हिल्स इसलिए फेमस है क्योंकि इस कार्डमम हिल्स में जो आपकी इलायची है, कार्डमम होती है, उसकी कल्टीवेशन की जाती है। इस पर्टिकुलर हिल को हम कार्डमम हिल्स कहते हैं। जहां पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं उसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। नीलगिरी हिल्स में कार्डमम हिल्स है जहां पे आपकी इलायची की कल्टीवेशन करी जाती है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मनु, करण, अनु, अनमोल, अबीर, सबको ज्यादा स्पीड लगेगी तो बताइएगा। अब दूसरी चीज की जो वेस्टर्न घाट है वो कौन कौन से स्टेट से? तो गुजरात के राजपीपला है। गुजरात में जो जगह है उसको कहते हैं राजपीपला, जहां से ये शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट की। तो गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद ये वाला है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला, केरला से होके जो है आपका पूरा वेस्टर्न घाट जाता है। थोड़ा स्लो चले, ज्यादा स्पीड होगी कहाँ नहीं समझ में आए बताइए। ये बता देते। देखो जो वेस्टर्न घाट है ये क्या है कि जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये वाला थोड़ा ऊपर की तरफ जब उठा और ये क्या है नीचे की तरफ है। इसीलिए जो मैक्सिमम नदियां हैं वो वेस्टर्न के बजाय ईस्टर्न साइड गिरती हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं कि इधर जो है बिल्कुल सपाट, इधर टेबल नहीं है, इधर भी हिल्स है, लेकिन वेस्टर्न घाट की कंपेरिजन ईस्टर्न घाट के जो हिल्स है वो थोड़े छोटे हैं।
तो जहाँ पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आपस में मिल जाते हैं, उस पर्टिकुलर जो मतलब एक्चुअली यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ से मिलने के बाद दोनों साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पे वेस्टर्न घाट, ये देखिए ये वाला, और ईस्टर्न घाट आपस में आके मिल गए, इसको हमने कहते हैं, इसको कहते हैं नीलगिरी हिल्स। इसी नीलगिरी हिल्स में एक मतलब यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, नीलगिरी हिल्स में ही क्या है, एक कार्डमम हिल्स पाई जाती है। कार्डमम हिल्स नीलगिरी हिल्स का एक पार्ट है जहाँ पे इलायची की कल्टीवेशन करी जाती है। कार्डमम के जो कल्टीवेशन जो ग्रीन ग्रीन होती है ना आपकी इलायची मसाला, उसकी जो है कल्टीवेशन की जाती है। अब इस पूरे एरिया का वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यानी सदर्न इंडिया की जो सबसे ऊंची पीक है वो है आपकी अनाई मुडी। अनाई मुडी सदर्न इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। अभी तक हमने क्या समझा कि वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न घाट मतलब कि जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद पूरा जो दक्कन का पठार है, जो ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे लावा का मैक्सिमम पूरा लावा फैल गया, तो टेबल की तरह हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं डेक्कन का प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के बाद जो पोर्शन बचा वो पोर्शन ऊपर की तरफ उठ गया, तो जो ऊपर उठा वाला पोर्शन उसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। और जो इधर दबा वाला पोर्शन उसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। ऑल्दो यहाँ पे भी कुछ हिल्स है, पर वेस्टर्न घाट की कंपेरिजन में उनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है। जिस पॉइंट पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से मिल जाता है उसको कहते हैं नीलगिरी हिल्स, ठीक। और इस सदर्न इंडिया का जो सबसे ऊंचा पार्ट है इसको कहते हैं अनाई मुडी, ठीक। अब जो ये वाला पार्ट है इधर, जो केरल वाला पार्ट है, इस केरल वाले पार्ट को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल का कोस्ट, ठीक। इधर है आपका मालाबार कोस्ट और जो तमिलनाडु है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल का कोस्ट। अब जहां पे उड़ीसा है, उड़ीसा, इस पार्ट को हम कहते हैं नदन सरकार। क्या कहते हैं? नदन सरकार। ये वाला पार्ट है आपका नदन सरकार, ये है कोरोमंडल कोस्ट, ये है मालाबार कोस्ट। और जहां पे आपका गोवा है, गोवा जहाँ पे कैपिटल गोवा वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं कोंकण का कोस्ट। तो सबसे पहले इधर देखिए वेस्टर्न घाट में कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, इधर कोरोमंडल कोस्ट और नदन सरकार। मैप में मार्क कर लीजिए ये चारों चीजों को, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट और नदन सरकार। तो जब भी आपसे पूछे कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ मिलता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कोरोमंडल तमिलनाडु की साइड है और मालाबार केरल की साइड है। केरल के नॉर्थ में है आपका कोंकण कोस्ट गोवा के पास, और कोरोमंडल के नॉर्थ में है आपका नदन सरकार। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? इतने में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर हुआ? अबीर, अनमोल, कनिनिका, करण, प्रणति, मनु, स्वाति, शेफाली, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। The southernmost hill ranges in India are known as cardamom. Cardamom. Why A? शेफाली why A? A तो नीलगिरी जहाँ पे वो दोनों आपस में मिल जाती है। मैप में देखिए, आप बताइए। अभी वाला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिफर्स टू द वोल्केनिक अपलैंड। वोल्केनिक अपलैंड से जो विंध्य रेंज बनी है, ठीक है, कौन इसमें उसको रिफर करेगा? मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर, डेक्कन का पठार या महादेव हिल्स? डेक्कन में। डेक्कन। अभी अभी तो आपको बताया कि जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसने प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम डेक्कन का ट्रैप भी कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए। अरे यार ऐसे करो तो आंसर दिख जा रहा है। दार्जिलिंग है इसका ये फोर्थ। इस बारे में आपको पता है? दिस इज एक्चुअली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बट क्योंकि एसएससी में आ चुका है इसलिए इसको याद रखिएगा कि दार्जिलिंग को हम कहते हैं क्या? प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट दार्जिलिंग को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये तिब्बत वर्ड से बना है इसको दोरजे कहते थे, और इसी से प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट यानी दार्जिलिंग को आपको प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। अब क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसको कहते हैं? पता है इस बारे में आपको? क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसको कहते हैं? छोटा नागपुर नहीं, जो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है ना बेटा, छोटा नागपुर और इधर जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, उन दोनों का जो आपस में मतलब जब छोटा नागपुर और जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो प्लेट्यू है वो आपस में टकराते हैं तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू बनता है, ठीक है।
तो ये वाला जो है आपका विंध्य रेंज वो बेसिकली डेक्कन ट्रिप का पार्ट है, वो छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट नहीं है। इसका आंसर है आपका पचमढ़ी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट था, तो ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अब है आपका इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बाद में आपका इंडियन फिजियोग्राफी खत्म हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे आपके ड्रेनेज सिस्टम की। जैसे कल एक टॉपिक बच गया था, ऐसे आज भी एक टॉपिक बच गया डेजर्ट वाला, तो ये डेजर्ट वाला पार्ट हम कल देख लेंगे। उसके बाद कल आपको शुरुआत करेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी जो शीट है उसको सॉल्व करके रखिएगा। तो पहले कल हम शीट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल ओशनोग्राफी की शीट का डिस्कशन करेंगे, और पॉसिबल होगा तो कल ही आपको वो फिजियोग्राफी जो आज हमने कंप्लीट किया उसकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो भी 15-20-25 क्वेश्चन होंगे उसको कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर ड्रेनेज सिस्टम करेंगे। आज की क्लास नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।